अकलपुर नामक एक जहरीली गांव में सुरेखा उसके पति वरुण, सास भानुमति और ससुर आंजनेलु के साथ एक बड़े घर में रहती थी। बाप बेटे दोनों उसी गांव में एक दुकान में सब्जी बेचकर आए हुए पैसों से उनके परिवार का देखभाल करते थे। भानुमति बहुत आलसी थी। वो कम से कम उसके खुद के काम नहीं करती थी। वो अपनी बहू को बस सारे काम करते हुए देखती थी, मगर उसकी कभी कोई भी मदद नहीं करती थी। हमेशा बस घर पे पड़े हुए सोती रहती थी। उसके बारे में सबको पता होने के कारण कोई भी उसे कोई काम करने के लिए नहीं कहता था। एक दिन दोपहर के समय में सुरेखा उसके सास को खाना परोस रही थी। सासू माँ, आपको खाना कैसे लगा? आज मैंने घर के सारे काम जल्दी खत्म करके मेरे मनपसंद व्यंजन बनाया है। वाह, अब मुझे इसके सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, पर मैं नहीं दूंगी। ऐसे वो सोचकर वो उसके बहू की बातें सिर्फ सुनती है और जवाब नहीं देती है। सासू माँ, मैं यहाँ इतना बात कर रही हूँ और आप चुपचाप बैठे हैं, और ऊपर से आपने मेरे कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। जब वो उसके सासू माँ से ऐसे बात कर रही थी, उसके घर के सामने से पद्मा नामक एक औरत को गुजरते हुए देख वो ऐसे कहती है, आप तो वैसे भी मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दे रही है, तो आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है। मैंने पद्मा को बाहर देखा है, आप खाते रहिए, मैं उससे बात करके आती हूँ। ऐसे कहकर वो बाहर पद्मा के पास जाती है। पद्मा, पद्मा, रुको! ऐसे वो जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी चीखें सुन पद्मा रुक के पीछे की तरफ मुड़ती है। हाय भगवान, सुरेखा ने मुझे देख लिया। उसे छुप के जाने की इतनी कोशिश के बाद भी मैं बच नहीं पाई। अब तो मुझे उसकी बकवास सुनना ही होगा, और कोई चारा ही नहीं है। ठीक तभी सुरेखा पद्मा के पास आती है और ऐसे कहती है, अरे ये क्या पद्मा, मेरे घर के सामने से गुजरते हुए भी तुम घर आए बिना चली जा रही हो। नहीं नहीं सुरेखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा है, इसीलिए नहीं आई, वरना पक्का आती। पद्मा, आज ना मैंने मेरा मनपसंद बैंगन बनाया है, और पता है मेरे जैसे तो कोई भी खाना नहीं बना सकता। ऐसे वो लगातार पद्मा से बातें करती रहती है और ऐसे बहुत समय बीत जाता है। बाप रे, बहुत समय हो गया। अब अगर मैं इसे नहीं रोकूंगी तो ये सारा दिन मुझे ऐसे ही खड़ा करते बात करती रहेगी। सुरेखा, मैं स्टव पे चावल रख के भूल गई, मुझे तुरंत घर जाना होगा। हाँ ठीक है पद्मा, मुझे भी अंदर जाना होगा, सासू माँ को खाना परोसकर बहुत देर हो गया है। ये कहकर वो उसके घर के अंदर जाती है। ऐसे ही पद्मा सबके साथ बहुत बात करती थी। नया हो या पुराना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा की तरह एक दिन सुरेखा उसके सासू माँ को खाना परोसकर पड़ोसी के घर जाकर उनसे बात करने लगती है। अरे रे, मैंने सासू माँ को खाना परोसे हुए बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना होगा, चलिए मैं निकलती हूँ। हाँ, भगवान का शुक्र है कि इसको उसकी सास की याद आ गई है, वरना वो सारा दिन यही रह जाती। और ऐसे सुरेखा उसके सास के पास जाती है। सासू माँ, हो गया आपका खाना? ऐसे कहते हुए वो देखती है कि उसकी सासू माँ खाना खत्म करके हाथ धोए बिना वही बैठी रहती है। अरे सासू माँ, मैंने पानी का ग्लास भी तो यही रखा है, ऐसे बैठे रहने के बजाय आप हाथ तो धो लेते। चलो, अगर ग्लास लेने में इतनी दिक्कत थी तो कम से कम मुझे बुला तो लेते। इतनी आलसी रहना अच्छा नहीं है सासू माँ, ये लीजिए पानी। जब सुरेखा पानी का ग्लास देती है तब जाकर उसकी सास हाथ धोकर पानी पीती है। बाप रे, सासू माँ कितनी आलसी है आप, ऐसे नहीं चलेगा। उसके ऐसे कहने के बाद भी उसकी सास कुछ नहीं कहती है और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुरेखा घर के सारे काम खत्म करके बाहर खड़े होकर इधर उधर देखती रहती है। अरे ये क्या, आज तो मैंने सारे काम बहुत जल्दी खत्म कर दिया, लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि मैं बाहर आकर भी देख रही हूँ, इस रास्ते से तो कोई नहीं गुजर रहा। इतने में उसके घर के सामने से दो औरतें गुजर रहे होते हैं। तब सुरेखा उनके पास जाती है। कौन हो तुम लोग? मैंने तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा है, कहाँ रहते हो तुम? यहाँ से कहाँ जा रहे हो? सुनिए, हम दोनों बहनें हैं, इस गांव में नए आए हैं, बगल वाली गली के एक घर में किराए पे रह रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि गांव में नए आए हो, तो अगर कोई चीज की जरूरत पड़े तो मेरे घर आ सकते हो। ऐसे वो उनसे बिना रुके बात करते ही रहती है और ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है।
सुनिए, बहुत देर हो गई है, अब हम घर चलते हैं, कल पक्का तुम्हारे घर आएंगे। ये कह के वो दोनों बहनें उनके घर चले जाते हैं। अगले दिन सुरेखा उसके घर के सारे काम जल्दी खत्म करके उन दोनों बहनों का इंतजार करती है। कुछ देर बाद वो दोनों सुरेखा के घर आते हैं। सुरेखा, घर के काम हो गए क्या? किसका इंतजार कर रही हो? अरे आप ही का इंतजार कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों मेरे घर आए। बैठो बैठो, मैं ही तुम्हारे घर आने वाली थी और इतने में तुम लोग आ गए। ऐसे वो उन दोनों को बिठा के बात करते ही रहती है और ऐसे बहुत समय बीत जाता है। सुरेखा, जब से हम आए हैं तुम्हारी सास उसी कुर्सी में बैठे हुए हमें देख रही है, बस कुछ बात नहीं किया उन्होंने। मेरी सास बहुत आलसी है, उनके चारों ओर कुछ भी हो जाए वो ऐसे ही बैठी रहती है, कुछ नहीं करती है, बस यूं ही देखती है। ये कहकर वो उसके परिवार के बारे में सब कुछ उन दोनों को कह देती है। ठीक है सुरेखा, देर हो रही है, हम घर चलते हैं, कल वापस तुम्हारे घर आते हैं। और वो दोनों उनके घर चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन भी वो दो बहनें सुरेखा के घर जाकर उसकी बातें सुनते रहती हैं और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। हर रोज की तरह वो दोनों बहनें सुरेखा के घर जाते हैं। अरे सुरेखा, हर रोज की तरह तुम अकेले खाना बना रही हो क्या? हाँ, तुम दोनों सासू माँ के पास बैठो, मैं काम खत्म करके अभी आई। तब बहनें दोनों उसका घर पूरा छान मारते हैं। बहन, हर रोज की तरह आज भी इसके घर में कोई नहीं है, सिर्फ सुरेखा और उसकी सास है। हाँ दीदी, यही सही मौका है। देर किए बिना सुरेखा को पूछते हैं कि वो उसके घर में पैसे, गहने और सोना किधर छुपाती है। उन्हें लेकर यहाँ से निकल जाना होगा हमें। ये फैसला करके वो दोनों रसोई में खाना पकाते हुए सुरेखा के पास जाकर ऐसे पूछते हैं, सुरेखा, सारा दिन तो वैसे तुम्हारे घर में सिर्फ तुम और तुम्हारे सास रहते हो ना, तो अगर कोई चोर वोर आ गए तुम महंगी चीजों को कैसे बचा पाओगी? तुम दोनों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। अरे हमारे घर में चोरी होने की चिंता नहीं है, क्योंकि हमने हमारे पैसे, सोना और गहनों को एक अलमारी में रख के बंद कर दिया है। उसे सिर्फ मैं और मेरे पति खोल सकते हैं। चलो सुरेखा, तुरंत इस अलमारी को खोलो और हमें सारे पैसे, सोना दे दो, वरना हम तुम्हारे सास को जान से मार डालेंगे। ऐसे वो सुरेखा के गले पे चाकू लगाकर कहती है। सुरेखा चौंक जाती है और डर के मारे उन्हें अलमारी तक ले जाती है। मैंने तो सोचा कि तुम दोनों बहुत नेक और अच्छे हो, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने तुम दोनों को मेरे घर के अंदर बुलाया नहीं होता तो शायद ये सब नहीं होता। तुम्हारे बकवास के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। अलमारी खोलो जल्दी, वरना तुम्हारे सास को मार देंगे। मैं अगर इस कुर्सी से उठूंगी तो उन दोनों को चुटकी में बाहर फेंक दूंगी। तब तक इन्हें जितना हंगामा करना है करने दो। बाहर आते ही इन दोनों का काम तमाम कर दूंगी। सासू माँ, बाहर जाकर सबको बुलाइए। ऐसे सुरेखा जोर से चिल्लाती है। तुमने खुद तुम्हारे घर वालों के बारे में हमें बताया है। तुम्हारी सास इतनी आलसी है कि खतरे के समय में भी वो उस कुर्सी से नहीं उठेगी, तो उन्हें बुलाकर कोई फायदा नहीं है। ये कहते हुए बहनें दोनों सुरेखा के मुंह में कपड़ा घुसाकर उसके हाथ और पैर को रस्सी से बांध देते हैं। मेरे बहू को उन लोगों ने रस्सी से बांध दिया है, बाहर आने दो, उनको मैं एक सबक सिखाती हूँ। ये सोचकर वो उन दोनों को बस देखते रहती है और इस सब के दौरान वो बहनें उसके अलमारी में मौजूद सारी चीजों को लेकर घर से निकल ही रहे थे कि सुरेखा की सास उन्हें देख ऐसे सोचती है, वैसे भी ये लोग सोना और पैसे ही तो चोरी करके लेके जा रहे हैं, जाने दो, अब मैं इस कुर्सी से नहीं उठ पाऊंगी। उन दोनों के जाने के बाद भी वो उसके बहू को रस्सी से मुक्त करने के लिए भी नहीं उठती है। ऐसे ही शाम हो जाता है। शाम होने के कारण जब उसके पति और बेटा घर आते हैं तो सुरेखा को ऐसे रस्सी में बंधे हुए देख चौंक जाते हैं। भानुमति, बहू को ऐसे रस्सी में किसने बांधा? उसे मुक्त करे बिना तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि भानुमति उन्हें कोई जवाब नहीं दे रही थी, वो सुरेखा के मुंह से कपड़ा निकालकर उसके हाथ और पैर को रस्सी से मुक्त कर देते हैं। तब जाकर सुरेखा उन्हें जो कुछ भी हुआ बताती है। बेटा, अब ऐसे रोककर कोई फायदा नहीं है। अनजान लोगों से ज्यादा बात करोगे तो ऐसे ही होगा, और तुम्हारे साथ ही मेरी बीवी का भी गलती है। उसके आलसी रहने के कारण ही ये हुआ है। ससुर जी, मुझे माफ कीजिए, आइंदा मैं ऐसे अनजान लोगों से हमारे बारे में सब कुछ नहीं बताऊंगी।
ज्यादा बात नहीं करूंगी। पापा, जो हो गया सो हो गया। मेरे बीवी में बदलाव आया है, यही मेरे लिए बहुत है। मगर कल सब्जियां खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे? बेटा, हमने मेहनत से ही तो ये सब कमाया है, आगे भी यही करेंगे। फर्क सिर्फ यही है कि अब 2 के बजाय 4 लोग काम करेंगे, बहू और भानुमति भी। सुनिए, तुम तीनों काम करो, मैं नहीं कर पाऊंगी। भानुमति, तुम ये आलसी रहना छोड़ दोगी और काम करोगी। बस बहुत हो गया तुम्हारा। उसके पति के ऐसे जोर से कहने के कारण वो कुछ नहीं कह पाती है और तब से बाप बेटे उनके पत्नियों से भी दुकान में काम करवाते हैं। अगर मैं उस दिन आलसी नहीं बनती तो शायद आज मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तो मुझे चुपचाप काम ही करना होगा। इस हालत की वजह तो मैं ही हूँ। मुझे कम से कम अब से बेवजह इतना ज़्यादा बात करना नहीं पड़ेगा। और ऐसे तब से सुरेखा ज़्यादा बात नहीं करती है और भानुमति भी आलसी नहीं रहती है। चारों काम करते हुए, पैसे कमाते हुए खुश रहते हैं। खानपुर नामक एक सुंदर गांव में मोहन, राजेश नामक 2 दोस्त रहते थे। वो दोनों दोस्त उसी गांव में इंदिरा नामक एक आदमी के लॉरियों को चलाते हुए ड्राइवर का काम करते थे। एक दिन सुबह वो दोनों ड्राइवर उनके मालिक के पास जाते हैं। मोहन, राजेश, इतने देर से क्यों आए तुम लोग? साहब, वो कल रात सामान शहर में देकर फिर घर देर रात गए थे, इसीलिए देर रात से सोए और सुबह भी देरी से ही उठे और अब यहाँ आने में देर लग गई। अरे हम इसके लॉरी ड्राइवर है तो क्या हो गया? इसके सारे सवालों का जवाब देना होगा क्या? एक ना एक दिन इसके लॉरी लेकर वापस ही नहीं आएंगे हम। तब देखता हूँ ये क्या ही कर लेगा। ठीक है। मोहन, तुम दोनों को जल्द से जल्द उस दोनों लॉरी में रखे सामान को शहर में पहुंचा देना होगा, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार सुबह से कर रहा हूँ। ठीक है साहब, हम तुरंत अभी शुरू हो जाते हैं और उस सामान को शहर पहुंचा देते हैं। ये कहकर दोनों दोस्त लॉरी लेकर वहां से शहर की ओर निकल जाते हैं। ऐसे ही वो दोनों हर रोज सामान को शहर पहुंचा देते थे। एक दिन वो दोनों शहर में सामान को पहुंचाकर एक जगह बैठ के बात कर रहे होते हैं। मोहन यार, कितने दिन हम ऐसे ही हमारे मालिक की बात सुनते हुए उसके लिए सामान को शहर पहुंचाते हुए रहेंगे, उसके सवालों का जवाब देते हुए ऐसे कितने दिन चलेगा? हमें हमारे मालिक के पास ईमानदारी से काम करना होगा और खुद से लॉरी खरीदने के लिए पैसे जमाना होगा। तब तक हमें यही काम करना पड़ेगा और मालिक के सवालों का जवाब भी देते रहना होगा। मोहन, पैसे जमा के लॉरी खरीदने की क्या जरूरत है? अब तो हमारे पास 2 लॉरी है ना। बस इन्हीं लॉरियों को हमारे पास रख के मालिक के पास वापस नहीं जाते हैं तो बस यही शहर में रहेंगे और अपना खुद का काम करेंगे। क्या बात कर रहे हो राजेश तुम? ऐसे हम बेईमान काम थोड़ी करेंगे। हम पे भरोसा रखे हमारे मालिक ने हमें काम सौंप दिया है, उन्हें ऐसे धोखा नहीं दे सकते हम। हमें बहुत मेहनत करके पैसे कमाना होगा और उसी से खुद की लॉरियां खरीदेंगे हम। इसीलिए ऐसी बात आइंदा कभी मत करना मेरे साथ। अच्छा, मुझे बोलना ही नहीं था मोहन को ये सब। अब इसके कहे के प्रकार तो मैं नहीं कर सकता। मुझे खुद से लॉरी खरीदने तक इंतजार ही नहीं होगा। इसीलिए मोहन को बिन बताए इस लॉरी को मैं जब वापस शहर ले जाऊंगा, वहां से वापस घर नहीं जाऊंगा और मैं शहर में आराम से जी सकता हूँ। हाँ ठीक है मोहन, आइंदा ऐसे कभी नहीं सोचूंगा। जैसा तुमने कहा वैसे ही हम दोनों एक ना एक दिन हमारा खुद का लॉरी खरीदेंगे। ठीक है, चलो यहाँ से चले जाते हैं। ये कहने पर वो दोनों मिलकर लॉरी को चलाते हुए उनके गांव वापस चले जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों दोस्त लॉरी के पास जाते हैं। मोहन, आज रास्ते में मेरा एक छोटा सा काम है, इसीलिए तुम शहर चले जाओ। मैं वो काम खत्म करके सामान को शहर में पहुंचा दूंगा। ठीक है राजेश, मैं चला जाऊंगा, तुम अपना काम खत्म करके आ जाना। ये कहके मोहन वहां से लॉरी चलाते हुए चले जाता है। भगवान का शुक्र है कि मोहन ने मेरा झूठ मान लिया। अब मुझे किसी को दिखे बिना यहाँ से लॉरी लेकर बस शहर भाग जाना होगा। ये सोचकर वो लॉरी को लेकर वहां से चले जाता है। मोहन शहर जाकर
लॉरी में से सामान उतारकर राजेश का इंतजार करते रहता है। उसका पूरा दिन राजेश के इंतजार करने में ही चला जाता है। ये क्या, सुबह भी हो गई पर राजेश तो यहाँ नहीं आया। कहीं मुझे बताए बिना वो चला तो नहीं गया लॉरी के साथ। अब अगर मैंने ये बात हमारे मालिक को बता दिया तो वो पुलिस के पास जा सकते हैं, इसीलिए मुझे उन्हें बताए बिना अपने दोस्त को ढूंढना होगा। ये फैसला करके वो उसका लॉरी लेके अपने दोस्त को ढूंढने लग जाता है। पूरा दिन वो अपने दोस्त को ढूंढ के शाम को बहुत थक जाता है और वही एक दुकान के पास जाकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। इतने में उसका दोस्त उसके बगल वाले दुकान में लॉरी को रोककर खाते हुए दिख जाता है और तब मोहन उसके पास जाता है। राजेश, तुम मुझे ऐसे बताए बिना हमारे मालिक को धोखा देकर उसके ही लॉरी को लेकर ऐसे चले जाओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। क्यों तुमने ऐसे किया? शहर में रहने के कारण इसने मुझे ढूंढ निकाला। अब जब इसने देख लिया तो मुझे कुछ न कुछ बहाना बनाना ही होगा और इसके साथ मालिक के पास जाना होगा। इस बार मुझे कुछ भी करके इतना दूर चला जाना होगा कि मेरा दोस्त भी मुझे ढूंढ नहीं पाए। मोहन, मैं कहीं नहीं चला गया। लॉरी में सामान लिए हुए जब मैं शहर की ओर जा रहा था तो बीच रास्ते में चोर आए थे मेरे सामने और मुझे उनके साथ ले गए। बहुत मुश्किल से मैं उनसे बच पाया हूँ। लॉरी में जब वापस आ रहा था तो बहुत भूख लगने के कारण मैं यहाँ रुका और अभी खाने लगा बस। मुझे तो इसके बातों का यकीन ही नहीं हो रहा। अब से मैं इसके जितना करीब रहूं उतना अच्छा है, वरना इस बार भी ये लॉरी लेकर वापस भाग जाएगा और इस बार तो ये शहर में नहीं रहेगा, बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है राजेश, जो हो गया सो हो गया, चलो अभी घर चले जाते। ये कहने पर दोनों मिलकर उनके लॉरी को लेकर घर की ओर बढ़ जाते हैं। तब से मोहन उसके मालिक के पास काम करके आए हुए पैसों को बहुत ध्यान से जमाता है और फिजूल की खर्च बिल्कुल नहीं करता है। और इतना ही नहीं, वो हर वक्त उसके दोस्त के साथ रहता है ताकि वो कहीं भाग ना जाए। लेकिन दूसरी तरफ राजेश उसके वेतन को बहुत लापरवाही से खर्च कर देता है और किसी को बताए बिना लॉरी को ले जाने की बहुत कोशिश करता था। ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। एक दिन जमा किए हुए पैसों को इकट्ठा करके मोहन एक अपना खुद का लॉरी खरीदता है और उस लॉरी को खुशी से उसके मालिक के पास ले जाता है। साहब, वो मैंने एक नया लॉरी खरीदा है खुद का। अब से मैं आपके पास काम के लिए नहीं आ पाऊंगा। मुझ पे भरोसा रख के काम देने के लिए मैं आपके आभारी हूँ। आप ही की प्रोत्साहन से ये सब हो पाया है। अरे मोहन, मेरे पास ड्राइवर के काम करके तुम अब खुद का एक लॉरी खरीद पाए हो, इस बात का मुझे बहुत खुशी है। ये सुनने के बाद मोहन उसके मालिक के पास से लॉरी लेकर उसके दोस्त के पास जाता है। राजेश, मैं अपने बचत के पैसों से खुद का एक लॉरी खरीद पाया हूँ। कम से कम अब से ये बेईमान के काम छोड़ दो और ईमानदारी से काम करके बिना किसी को धोखा दिए पैसे बचाकर खुद का एक लॉरी खरीदो। तब तुम्हें किसी और के नीचे काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे दोस्त ने ये बात तो सच ही कही है। अब से मैं किसी को धोखा देने की सोच नहीं रखूंगा। मैं भी अपने दोस्त की तरह अपने पैसों को बचाऊंगा और खुद का एक लॉरी खरीदूंगा। ये फैसला करके तब से राजेश उसके मालिक के पास ईमानदारी से काम करता है और उसके पैसे बचाकर खुद का एक लॉरी खरीदता है। मोहन का भी खुद का एक लॉरी रहने के कारण वो एक भी दिन खाली नहीं रहता है और हमेशा मेहनत करते हुए खुशी से जीता है। मधुपुर नामक एक सुंदर गांव में जयंत और मानसा नामक पति पत्नी रहते थे। पति पत्नी दोनों उसी गांव में सब्जियां बना के बेचते थे और आए हुए पैसों से खुश रहते थे। जयंत का मानसिकता ऐसा था कि अगर उसे कुछ करना है तो करना ही होगा। एक दिन जब वो सब्जी खरीदने दुकान जाता है तो किलो प्याज कितने का है भैया? 150 रुपए। क्या 150 रुपए? जी हाँ, अब तो प्याज के दाम बढ़ गए ना। अब कोई भी दुकान जाइए यही दाम होगा। आप सब लोग सब्जियां उगाने वाले के पास सब्जी कम दाम में खरीद के
हमें ज्यादा दाम में बेचते हो। ऐसे अगर करोगे तो कोई खरीदेगा सब्जी आपके पास? मुझे 2 किलो का प्याज 200 में दोगे? मेरे दुकान में मौजूद प्याज की गुणवत्ता अच्छी है, इसीलिए मैं इन्हें इस दाम पे बेचता हूँ। आप चाहे तो खरीदो या नहीं, पर मेरा दाम इससे कम नहीं होगा। दुकानदार की इस बातें सुनकर जयंत को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो सिर्फ उसके पास सब्जी खरीदकर बिना प्याज के घर लौटता है। अपने पति को घर आते हुए देख मानसा उनके पास जाती है। अरे, आप प्याज नहीं लाए, क्यों? 1 किलो प्याज का दाम 150 रुपए हो गया है, इसलिए नहीं लाया मैं। अरे रे, सब्जी बनाकर बेचने के लिए हमें हर सब्जी में प्याज डालना है, क्योंकि उनके बिना तो स्वाद अच्छा नहीं होता है जी। अगर प्याज का दाम बढ़ गया है तो कम प्याज लेके आ जाते और हम भी उसका इस्तेमाल कम ही करते, ऐसे प्याज ज्यादा दिन भी आएंगे। मगर आपने तो गुस्से में प्याज ही नहीं लाया। गुस्सा कम होने के बाद मेरी बातों को जरा ठंडी दिमाग से सोचिए, आपको ही समझ आएगा। ये कह के मानसा वहां से चली जाती है। अब कुछ भी करके मुझे प्याज लेके ही आना होगा, क्योंकि उनके बिना तो हमारे सब्जी में स्वाद ही नहीं होगा। हाँ, ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। अरे हाँ, ये तरकीब अच्छा है, मैं सब्जी उगाने वाले के पास जाऊंगा। मुझे वैसे भी इस गांव में प्याज उगाने वाला एक आदमी पता है, उसके पास जाके मैं प्याज खरीदूंगा, तब कम दाम में ज्यादा प्याज मिल जाएंगे। बहुत दूर होने के बावजूद भी जयंत उस सब्जी उगाने वाले के पास जाता है। भाई साहब, मुझे कुछ किलो की प्याज चाहिए। आप पहले ये बताओ कि 1 किलो का दाम क्या दे रहे हो? मेरे पास पूरे 500 किलो के प्याज है भाई। उस सब को मैं 30,000 में बेचना चाहता हूँ। उसमें से आपको कितने किलो चाहिए? इसके हिसाब से देखा जाए तो हर किलो का 60 रुपए हुए हैं। मेरी ही तरह सबको प्याज की जरूरत है, इसीलिए अगर मैं इसके पास मौजूद सारे प्याज को खरीद लूंगा तो मैं ही उन्हें बेच सकता हूँ और मुझे दुगना लाभ मिलेगा। हाँ भाई साहब, आपके पास मौजूद सारे प्याज को कल मैं आके खरीद लूंगा। ऐसे कहकर वो खुशी खुशी अपने घर चले जाता है। लेकिन मुझे सबकी ही तरह दुकान के बजाय कुछ और तरीके से, कुछ नए तरीके से इन प्याज को बेचना होगा। यही सोचते हुए वो अपने घर पहुंचता है। हाँ, अगर मैं एक ऑनियन बैंक शुरू करूंगा तो जो भी पहले आते हैं बिना देरी के उनको मैं उनका हिसाब दे दूंगा, और वो भी कम दाम पे, तो सभी मेरे ही पास आएंगे ना। पहले मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास बचत के पैसे कितने हैं। ये फैसला करके बहुत साल से बचाते हुए पैसों को गिनने में लग जाता है। उसकी पत्नी ये सब देखकर उसके पास जाकर पूछती है, अरे आप हमारे बचत के पैसों को क्यों गिन रहे हैं? मैं इन पैसों से 500 किलो की प्याज को सिर्फ किलो के 60 रुपए पे खरीदने वाला हूँ और बेचते वक्त उन्हें 100 रुपए किलो का बेचूंगा। ऐसे मैं हमारे पैसों को दुगना करने वाला हूँ। हमारे बचत के पैसों का ऐसे इस्तेमाल करना, पता नहीं। आपका सब्जी बेचना तो ये पहली बार है। अगर नुकसान हुआ तो हमें बहुत कष्ट लेना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम हमेशा की तरह अपनी सब्जी बेचें। मानसा, जहाँ तक मैं जानता हूँ इस हिसाब से हमें सिर्फ लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं। मुझे जो करना है पता है, इसीलिए तुम इसमें मत पड़ो। ये कहकर उस सारे पैसों को लेकर वो सब्जी दुकानदार के पास जाकर 500 किलो के प्याज खरीदता है और खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। उसके विचार के अनुसार ही वो ऑनियन बैंक लगाता है और गांव में सबको उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि वो 1 किलो का 100 रुपए और 5 किलो का 400 रुपए लेने लगता है। ये सब वो एक बोर्ड पे भी लिख के बाहर रखता है, तो सभी उसके पास प्याज खरीदने आते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों में गांव में सारे लोग सिर्फ जयंत के पास प्याज खरीदने जाते थे, क्योंकि उसके पास का दाम बहुत कम था। इतना कि लोग दुकान से प्याज खरीदना बंद ही कर देते हैं। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन जयंत उसके ऑनियन बैंक में कमाए हुए पैसों को गिनने लगता है कि कुछ दिनों में
और भी बढ़ने वाला है। वैसे ही गांव में सभी लोगों को प्याज मेरे ही पास खरीदने की आदत लग गई है, इसीलिए जब तक प्याज का दाम न बढ़ जाए तब तक मैं इनको मेरे पास छुपा दूंगा। एक बार जो दाम बढ़ जाए मैं इन्हें वापस बेच दूंगा कम दाम पे, तब मैं और पैसे कमा पाऊंगा। ऐसे वो उसके सोच के अनुसार ही उस सारे प्याज को छुपा देता है और उन्हें बेचता नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जयंत सब्जी खरीदने दुकान जाता है। 100 रुपए के 4 किलो प्याज, आइए बाबू आइए, ऐसे एक दुकानदार चिल्लाते रहता है। ये सुनकर जयंत आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या 100 रुपए का 4 किलो प्याज? अरे मैंने तो सोचा था कि प्याज का दाम बढ़ जाएगा, लेकिन ये तो गिर गया है। अब मैं क्या करूं? तुरंत मुझे अपने प्याज को देखना है और उन्हें शायद बेच देना होगा। ये सोचकर वो उसके ऑनियन बैंक जाता है। जब खोलकर देखता है तो उसके प्याज सारे ऐसे दिखते हैं कि मानो कुछ दिनों में खराब हो जाएंगे। अब अगर मैं इन प्याज को नहीं बेचूंगा तो कुछ दिनों में ये खराब हो जाएंगे, इसीलिए यही बेहतर है कि मैं इन्हें अभी कम दाम में बेच दूं, क्योंकि बाद में तो इन पे 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। और ऐसे वो सारे प्याज को कम दाम में बेचकर निराश होकर अपने घर की ओर बढ़ता है। घर पहुंचने के बाद जब वो आए हुए पैसों की गिनती करता है तो वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि अब उसको नुकसान आया है। उसको निराश देख उसकी पत्नी जयंत के पास जाती है। अरे आप ऐसे दुखी क्यों बैठे हैं जी? अगर उसी दिन मैं तुम्हारा बात सुना होता था ना मानसा, तो आज हमारे बचत के पैसे ऐसे वृथा नहीं होते और मैं ऐसे दुखी नहीं होता। ये सब मेरे वजह से हुआ। ये कहते हुए प्याज बेचकर आए हुए पैसों को उसकी बीवी को दिखाता है और बहुत दुखी होता है। आपके दुखी होने से गुजरा वक्त तो वापस नहीं आएगा ना। चलिए छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। अब तो आप जान चुके हैं ना, आपको आपकी गलती के एहसास हो गया है और वही बहुत है। चलिए हमेशा की तरह हमारी सब्जी का दुकान ही चलाते हैं। आइंदा सोच समझकर फैसला लीजिएगा, ठीक है? ठीक है मानसा, अब से मैं जो भी करूंगा सोच समझकर करूंगा। जल्दबाजी में ऐसा फैसला नहीं करूंगा मैं। तब से पति पत्नी दोनों हमेशा की तरह सब्जी बनाकर उन्हें बेचते हुए और उनके पैसे बचाते हुए खुशी से जीते हैं। हिरण्यपुर नामक गांव में हमेशा हरियाली थी। हरी भरी खेत, फूलों की बाग, घने पेड़ों से भरकर दिखने में बहुत आकर्षित और सुंदर था। उसी गांव में अभिराम और उसकी पत्नी स्वप्ना, उसके माता यशोदा और उसका पिता राजैया के साथ मिलकर एक घर में रहते थे। वो उसके गांव से शहर तक गाड़ी चलाते हुए उसके परिवार का देखभाल करता था। एक दिन जब वो शहर में गाड़ी चला रहा था तो मास्क पहन के 2 लोग उसके गाड़ी में बैठते हैं। यहाँ कोरोना वायरस नामक एक भयानक वायरस है और वो एक आदमी से दूसरे को बहुत जल्दी फैल रहा है। इसी डर से सरकार ने बच्चों के पाठशाला से लेकर बड़ों के कार्यालय तक सबको छुट्टी दे दिया है। हाँ, मैंने भी सुना है। जब तक ये वायरस पूरी तरह से चले नहीं जाता है, हमें भी हमारे गांव में रहना होगा, यहाँ नहीं आना चाहिए। अभिराम जब तक उन आदमियों को उनके घर छोड़ देता है, बहुत देर हो जाती है और तब वो वहां से उसके घर चले जाता है। अगली सुबह वो अखबार में भी पढ़ता है कि कोरोना वायरस नामक एक भयानक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है और सभी को चेतावनी देते हुए मास्क पहन के घर पे रहने के लिए सरकार कहती है। कोरोना वायरस के बारे में ही शायद वो लोग कल गाड़ी में बात कर रहे थे। अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये फैसला करके वो गाड़ी चलाने भी शहर नहीं जाता है और घर पे ही रहने का फैसला करता है। उसी गांव से शहर जाकर काम करने वाले कुछ लोगों को ये बात पता चलता है और उसके बाद वो उनके गांव वापस चले जाते हैं। लेकिन उनमें से एक को वायरस होने के कारण उससे एक के बाद एक को ये वायरस फैलता है
इस डर के कारण उस गांव में कोई भी उसके घर से बाहर नहीं निकलता है। ठीक उसी समय में अभिराम के पिता का सेहत बिगड़ जाता है और उन्हें अभिराम डॉक्टर के पास ले जाता है। जांच करने के बाद डॉक्टर कहता है कि उनको कोरोना वायरस है और उनका बिना मास्क के बाहर जाने के कारण ही आया है, और उनको दवाइयां देते हैं और कहते हैं कि घर के सभी सदस्यों को मास्क पहनना बहुत जरूरी है। मास्क का पहनना जरूरी होने के कारण दवाइयां खरीदने के बाद बचे हुए पैसों के साथ अभिराम मास्क खरीदने जाता है। उस सारे गांव में सिर्फ एक दुकान में मास्क मिलते हुए देख वो हैरान हो जाता है। सारे गांव में सिर्फ एक दुकान मास्क बेच रहा है, और क्योंकि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, मुझे पक्का खरीदना होगा। इसीलिए मास्क खरीदने वो दुकानदार के पास जाकर पूछता है, एक मास्क का क्या दाम है? सिर्फ 100 रुपए साहब, कितने दूं? क्या एक मास्क का दाम 100 रुपए है? जी, इस पूरे गांव में सिर्फ मेरे दुकान में मास्क मिलेगा, इसीलिए मैं जितने में बेचता हूँ उतने में ही तुम्हें लेना होगा। मैंने सोचा कि दवाइयाँ लेने के बाद बचे पैसों से मैं मास्क खरीद पाऊंगा, लेकिन अब इन पैसों से सिर्फ एक मास्क खरीद पाऊंगा, पर मास्क तो सभी को पहनना होगा। अब मैं क्या करूं? ऐसे सोचते हुए वो मास्क खरीदे बिना उसके घर चले जाता है। मुझे कोई काम करके पैसे कमा के घर वालों के लिए मास्क खरीदना होगा। इसी सोच में पड़े हुए वो किसी से बात नहीं करता है, और उसे ऐसे देख उसकी बीवी पूछती है, बहुत देर से देख रही हूँ, किस सोच में पड़े हुए हैं आप? मास्क खरीदने मैं दुकान गया आज। और ऐसे वो अपनी बीवी को जो कुछ भी हुआ बताता है। उसकी पति की बातें सुनकर वो सोच में पड़ जाती है। आपको मास्क के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे विचार के अनुसार करेंगे तो सभी को मास्क आ जाएगा। क्या कह रही हो स्वप्ना? मेरे पास मौजूद पैसों से सभी को मास्क कैसे आएगा? आप पहले मेरी बात मानकर कपड़ों की दुकान जाइए और आपके पास बचे पैसों से एक सादा कपड़ा खरीद के ले आइए। उसकी बीवी के कहे के अनुसार ही अभिराम एक सादा कपड़ा खरीद के उसकी बीवी को देता है। तब स्वप्ना उसके पास मौजूद पुराने कैंची से उस कपड़े को काट के घर में पड़े हुए एक पुराने मशीन को ठीक करके उस पे उस कटे हुए कपड़े को सिला के सबके लिए मास्क बनाती है, और बचे हुए कपड़े से कुछ और मास्क बनाकर उसके पति को देती है। उतने सारे मास्क को देख अभिराम आश्चर्यचकित रह जाता है। अगर 100 रुपए में इतने मास्क बना सकते हैं तो दुकान में एक मास्क का दाम 100 क्यों है? और जो लोग एक मास्क का 100 रुपए नहीं दे सकते हैं उनका क्या हाल होगा? अब से मेरी तरह कोई मास्क ना खरीद पाने के कारण दुखी नहीं रहेगा, ऐसे सोचने लगता है। मैं वैसे भी कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मास्क के बिना कई लोग दुखी हैं और मास्क भी यहाँ महंगी है, इसीलिए अब मेरी बीवी से मास्क सिलवा के इसी गांव में बेचना शुरू करूंगा। और इतना ही नहीं, कम दाम पे अगर मास्क बेचूंगा तो इस गांव के सारे लोग मुझसे ही खरीद पाएंगे और अपने अपने सेहत का ख्याल रख पाएंगे। ये सोचकर उस बचे हुए मास्कों को गांव में बेचने लगता है। मास्क मास्क, सिर्फ 20 रुपए का एक मास्क है, आइए आइए। उसके ऐसे कम दाम में बेचने पर बहुत सारे लोग उसके पास मास्क खरीदने आते हैं। आए हुए पैसों से वो और सादा कपड़ा खरीदकर उसके बीवी को सिलने के लिए देता है और उन मास्कों को बेचने लगता है। ऐसे वो बहुत कम समय में खुद का एक दुकान लगाता है। जल्द ही उसके नीचे काम करने के लिए लोगों को नौकरी पर लगाता है। एक दिन जब अभिराम मास्क बेच रहा था तो उस गांव के दुकानदार उसे देखता है। एक समय में मेरे पास मास्क खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे इस आदमी के पास, और अब इसने खुद से एक दुकान लगाया है। कम दाम पे मास्क बेचने के कारण सभी इसी के पास मास्क खरीदने आ रहे हैं और मेरे पास कोई नहीं। कुछ भी करके इसे रोकना होगा, वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। ये फैसला करके सोचने लगता है। हाँ, रात के समय में जब इसके दुकान में कोई नहीं रहेगा, वहां के मास्क को
कपड़े को और पैसों को चुरा लूंगा और तब देखूंगा कि ये मास्क कैसे बनाएगा। हाँ। उसके फैसले के मुताबिक उस रात को अभिराम की दुकान से वो सब कुछ चुरा लेता है। सुबह के समय में काम वाले जब दुकान खोलने आते हैं तो दुकान को खाली देख हैरान हो जाते हैं। अरे बाप रे, किसी ने यहाँ से हमारी चीजें चोरी कर लिया है। अभिराम वो सब देख बहुत दुखी होता है। तब एक आदमी, अभिराम तुम निराश मत हो, मुझे तुम पर विश्वास है। मास्क बनाने के लिए जरूरी कपड़ा मैं तुम्हें दूंगा और जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तभी मुझे लौटा देना। ऐसे उसे कपड़ा मिलने पर वो वापस उन्हें सिलाता है और मास्क बनवाता है और उसे हमेशा की तरह बेचने लगता है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद मास्क को बेचकर आए हुए पैसों को जमा करके अभिराम उस आदमी को लौटा देता है और हमेशा की तरह उसका व्यापार करते हुए खुश रहता है। अभिराम को हमेशा की तरह व्यापार करते हुए देख वो दुकानदार चौंक जाता है। वो इंसान मेहनत से काम करते हुए ईमानदारी से उसका व्यापार चला रहा है, इसीलिए मेरी चोरी करने के बावजूद वो उसके दुकान को चला पा रहा है। अगर मैंने उसके दुकान से चुराए हुए मास्कों को अपने दुकान में बेचा तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने ही चोरी किया है और उन मास्कों का कोई उपयोग नहीं होगा। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं उस आदमी के पास जाकर उसे सच बताकर उसके सामान उसे लौटा दूं। तब ये मास्क बेकार में नहीं जाएंगे और अभिराम को भी समझ आएगा कि मैं सुधर गया हूँ। उसके फैसले के मुताबिक दुकानदार अभिराम के पास जाकर उसे सब सच बता देता है और उससे माफी मांगता है और तो और उसके मास्क भी लौटा देता है। अभिराम उसके चुराए हुए मास्क को वापस पाकर बहुत खुश होता है और वो हमेशा की तरह मास्क बनाते हुए उन्हें कम दाम पे बेचते हुए अपने परिवार के साथ खुशी से जीता है। एक समय में जैनपुर नामक एक गांव में जानकी और वीरेंद्रा नामक पति पत्नी रहते थे। उनका हर्षवर्धन नामक एक सुंदर और समझदार बेटा था। वीरेंद्रा नौकरी करते हुए आए हुए पैसों से उसके परिवार का देखभाल करते हुए सभी को खुश रखता था और वो भी खुशी से जीता था। एक दिन जब वीरेंद्रा नौकरी को निकल रहा था तो अचानक हार्ट अटैक आने के कारण वो वहीं पे गिर के मर जाता है। पति का ऐसे अचानक देहांत होने के कारण जानकी उसी के बारे में सोचते हुए बहुत दुखी होती है। हाँ, अगर मैं ऐसे ही मेरे बेटे के बारे में सोचे बिना पति के गुजरे हुए दुख में ही बैठूंगी तो मेरे पति की ख्वाहिश के अनुसार उसे पढ़ा नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ काम करना होगा और मेरे बेटे को पढ़ाना होगा। ये फैसला करके अगले दिन से जानकी काम करते हुए आए हुए पैसों से उसके घर को चलाते हुए बेटे को पढ़ाते हुए बड़ा करती है और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। हर्षवर्धन बड़ा होके एक अच्छी नौकरी कमाता है और उसकी माँ का बहुत अच्छा देखभाल करता है। इसी खुशी में कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे मेरा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया, अभी इसका शादी करवाने का वक्त है, तभी वो उसके बीवी और बच्चों के साथ खुश रह पाएगा। ये फैसला करके हर्षवर्धन की माँ जानकी एक अच्छी सुंदर लड़की को देखकर उसका शादी हर्षवर्धन से करवाती है। हर्षवर्धन की पत्नी वर्षिनी बहुत खूबसूरत होने के कारण वो हमेशा उसकी बीवी का बात सुनता था, क्योंकि वो बीवी पे एकदम लट्टू था। शादी के बाद ससुराल में पहले ही दिन वर्षिनी सुबह उठकर अपने पति को और सास को कॉफी देकर घर के सारे काम खत्म करके उसके सास के पास जाकर ये कहती है, सासू माँ खाना लग गया है, खा लीजिएगा। ऐसे कहकर जानकी के प्लेट में खाना परोसती है। ये सब देख हर्षवर्धन बहुत खुश होता है। अपनी बीवी के पास जाकर ऐसे कहता है, वर्षिनी तुमसे शादी करने से पहले मुझे शक था कि तुम माँ का अच्छा देखभाल करोगे कि नहीं, पर अब तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब जो माँ का ख्याल तुम रख रही हो, मुझे अब माँ की चिंता नहीं है। ये कह के वो खुशी खुशी उसके कार्यालय चले जाता है। बहू थोड़ा पानी लाना बेटा। हाँ, मैं इनकी नौकर हूँ क्या, पानी लाने बोल रही है, बुलाने दो, मैं तो उनके पास नहीं जाऊंगी। ये सोचकर वो उसके सास के बुलाने के बावजूद ऐसे पेश आती है जैसे उसे सुनाई नहीं दे रहा है। बहू, वर्षिनी, वर्षिनी।
ऐसे जानकी जोर जोर से अपनी बहू को पुकारती है। वाह, मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद भी मुझे इनसे चैन नहीं मिल रहा। लगता है जब तक मैं उनके पास जाऊंगी ये बुलाते ही रहेगी। पहले ये तो जान लूं कि मुझे इतने जोर से क्यों बुला रही है। सासू माँ, ऐसे क्यों बुला रहे हो जैसे कोई चोर आ गए घर में? हुआ क्या? ऐसे वर्षिणी गुस्से में बोलती है। अरे नहीं बेटा, मैंने सोचा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, इसीलिए जोर से बुला रही थी। बेटा, मेरे पाँव ना बहुत दर्द दे रहे हैं, मैंने सोचा तुम थोड़ा पानी लाओगी। आपको पानी देने के लिए आप इतना बुला रही थी मुझे? क्या सोच रहे थे आप? मैं आपकी नौकरानी हूँ कि आप मुझे ये सब काम बोलोगे और मैं कर दूंगी? आपके 2 पाँव है ना, आप ही खुद चल के पानी लेकर आ जाइए। सुबह से सारे काम मैं ही कर रही हूँ, आपने तो मुझे एक भी बार नहीं रोका। मैं अपने मायके में कोई काम नहीं करती थी, लेकिन अब आपके लिए और आपके बेटे के लिए और इस घर के लिए सारे काम मैं ही करूं? बहू हूं कि नौकरानी? इसीलिए कल से मैं नौकरानी लगवाती हूँ घर पे, और आइंदा मुझे कोई काम नहीं बोलिएगा। ऐसे वो क्रोध में बोल के वहां से चली जाती है। उसके फैसले के अनुसार ही अगले दिन वर्षिणी उसके घर में एक नौकरानी रखती है और उससे सारे कामकाज करवाती है। मगर उसके पति के ऑफिस जाने के बाद वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उसके सास को कुछ ना कुछ कह देती थी। एक दिन शाम को उसके पति हर्षवर्धन को घर आते हुए वर्षिणी खिड़की से देखती है और तुरंत वो कुछ फल लेकर उसके सास के कमरे में चले जाकर उन्हें टुकड़े करके जानकी को खिलाती रहती है। ये देख हर्षवर्धन बहुत खुश हो जाता है। अरे माँ, मेरी बीवी तो आपका ख्याल मुझसे भी बेहतर रख रही है, कितनी अच्छी है मेरी बीवी। ये कहकर वो अपने कमरे में चले जाता है। मेरी बहू मेरे बेटे के सामने ये सब नाटक कर रही है और जैसे ही वो ऑफिस चले जाता है मुझे बहुत दुख देती है। अगर ये बात मैं अपने बेटे से कह दूंगी तो वो बहुत दुख होगा, इसीलिए मैं इस बात को छुपा लूंगी। ये सोचकर वो चुपचाप वो सारी बातों को छुपा देती है। लेकिन वर्षिणी हर रोज उसके पति के ऑफिस जाने के बाद जानकी को भला बुरा कहती थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। मेरे पति ऑफिस जाकर तो अच्छे कमा रहे हैं, क्यों ना मैं अपने माँ बाप को और भैया भाभी को घर लाकर उन्हें यही रख दूं। वैसे तो मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश रह सकती हूँ, मुझे तो सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, मेरी सांस भाड़ में जाए। ये फैसला करने के तुरंत बाद वो उसके माँ बाप, भैया और भाभी को उसके घर बुला देती है और उसके बाद जानकी के पास जाकर ऐसे कहती है। सासू माँ, आज से मेरे माँ बाप और भैया भाभी इसी घर में रहेंगे। अगर आपको कोई ऐतराज है तो आप इस घर से चले जाइए, लेकिन वो तो यही रहेंगे। और तो और, आप अकेले उस बड़े कमरे में क्या करेंगे? मेरे माँ बाप उस कमरे में रहेंगे और इस बगल वाले कमरे में मेरे भैया और भाभी रहेंगे। आप तो वैसे भी अकेले हैं, आप तो कहीं पे भी सो सकती हैं ना। मैं अपने बेटे को देखे बिना एक भी दिन नहीं रह सकती, इसीलिए मेरे बहू और उसके परिवार वाले चाहे कितना भी दुख मुझे दे, मैं मेरे बेटे को और इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये फैसला करके वो उसके ही घर में एक कोने में पड़ी रहती है। जब हर्षवर्धन नौकरी से घर आता है तो अपने माँ को उसके कमरे में ना देख और उसके सास ससुर को वहाँ देख चौंक जाता है और उसके बीवी के पास जाकर उसे पूछता है, वर्षिणी, ये क्या? मेरे माँ के कमरे में तुम्हारे माता पिता क्या कर रहे हैं? सुनिए, आपके ही माँ ने कहा था कि उनके कमरे में मेरे माँ बाप रहेंगे, लेकिन आप मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं। आपकी माँ ने जानबूझकर ऐसे किया है ताकि आपको लगे कि मैं उनकी देखभाल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तुम कह रही हो ना कि माँ ने ये खुद किया, तो ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। वो अगले दिन उसके सास को देने वाली कॉफी में मिर्ची पाउडर डालकर नौकरानी के द्वारा उसके सासू माँ को भिजवाती है। इस बात से अनजान जानकी कॉफी पीते ही जलन होने के कारण बहुत सारा पानी पीती है और उसे ऐसे देख अब से हर रोज आपका ऐसे ही होगा। आप खुद तो इस घर से नहीं निकल रहे हो, तो मैं कुछ भी करके आपको निकलवा दूंगी, समझे? अब आपके दिन यहाँ गिन लो। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसती है। हाय भगवान, मेरे बहू के कारण न जाने मुझे और कितना सहना पड़ेगा आगे, लेकिन वो चाहे कुछ भी करे,
मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, उसकी सारी गलतियां मैं सहती जाऊंगी। ये सोचकर वो धीरे से उठकर जाने ही लगती है कि वर्षिनी उसके पाँव को जानकी के पाँव के आगे लगाती है। जानकी फिसलकर नीचे गिर जाती है। हाय भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पीठ तो टूट गया, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। उसके सासू माँ के ऐसे जोर जोर से चिल्लाने के बावजूद वर्षिनी उसे कोई भाव नहीं देती है और वहाँ से चले जाती है। और इसी डर में बेचारी जानकी उसी घर में अपने खुद के काम करने के लिए डरते हुए एक कोने में बैठकर जी रही थी। हाँ, मैं जितना भी करूं ये बूढ़ी तो यहाँ से निकल ही नहीं रही है, इसीलिए मैं ऐसा कुछ करूंगी कि मेरे पति खुद उसके माँ को घर से भगाए। ये फैसला करके वो अगले दिन घर में रखे सारे सामान को इधर उधर करके उसके परिवार वालों के सारे कपड़े को बाहर निकालकर उन्हें फेंक देती है और घर में रोना शुरू कर देती है। तभी हर्षवर्धन घर आकर इधर उधर पड़े हुए सामान को देख अपने बीवी को रोते हुए देख चौंक जाता है और उसे पूछता है, वर्षिनी ये क्या हो गया? हमारा घर ऐसे क्यों है? ये सामान इधर उधर क्यों है और तुम रो क्यों रही हो? सुनिए, आपकी माँ ने हमारे परिवार के सारे कपड़ों को बाहर फेंक कर ये बोला कि उनको हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने फैसला किया कि आज से या तो वो रहेंगी या हम, बाकी अब आपका फैसला है। बेटा, मुझे तो पता भी नहीं कि हुआ क्या। माँ, मुझे आपके बारे में पता है, आपने अब तक किसी पे भी आवाज नहीं उठाया। आप ऐसे क्यों करेंगी? मुझे पता है कि आप क्या है। मतलब आपके कहने का मतलब क्या है कि मैंने ये सब किया है आपके माँ को भगाने के लिए? अब आपके मुंह से इतना सुनने के बाद मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पुलिस स्टेशन जाकर यही कहूंगी कि आप और आपके माँ ने हम सबको इस घर से भगाया है, और वो भी हमको बहुत दुख देने के बाद। ये कह के वो उस घर से जाने की कोशिश करती है। बहू वर्षिनी, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम पुलिस की कंप्लेंट दोगी तो घर के मामले पराये लोग तक चले जाएंगे और उनके बातों का सहन मैं नहीं कर सकती हूँ। तुम ये सब इसीलिए कर रही हो क्योंकि मैं घर से नहीं जा रही हूँ, है ना? मुझे सबसे ज्यादा मेरे बेटे का खुशी ही मुख्य है, तो मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। ये कह के वो उसके घर से चली जाती है। उसकी माँ चले भी जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता है और अपने आप में बहुत दुखी होता है। मैं अपने बेटे को देखे बिना तो एक भी दिन नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए मुझे आसपास के किसी घरों में रहना होगा ताकि मैं उसे हर रोज देख तो सकती हूँ। ये सोचते हुए वो चलती ही रहती है कि रास्ते में उसे उसका दोस्त मंजुला मिलती है। अरे जानकी, कैसी हो तुम? और इस समय में कहाँ जा रही हो? उसके ऐसे पूछने के बाद जानकी जो भी हुआ मंजुला को समझाती है। वो सब सुनकर मंजुला ऐसे कहती है, जानकी फिक्र मत करना, तुम्हारी बहू उसका गलती मानकर एक न एक दिन जरूर तुम्हें उसके घर वापस ले जाएगी, मगर तब तक अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम मेरे घर में रह सकती हो। मंजुला का घर भी मेरे ही घर के पास है, तो मैं उसके घर में रहकर अपने बेटे को देख सकती हूँ। मंजुला, मुझे तुम्हारे घर में रहने के लिए कोई ऐतराज नहीं है, कम से कम ऐसे तो मैं अपने बेटे को दूर से देख पाऊंगी। उसके ऐसे कहने पर मंजुला जानकी को उसके साथ उसके घर ले जाती है, जहाँ जानकी हर रोज दूर से अपने बेटे को देखते रहती है। उसके सासू माँ के चले जाने के बाद वर्षिनी उसके परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते। एक दिन वर्षिनी का भैया उसके पास जाकर, वर्षिनी मुझे 10,000 की जरूरत है, दो ना बेटा। भैया, जो भी आपको चाहिए घर पे ही तो है, अभी आपको पैसों की क्या जरूरत है, और वो भी इतना? वैसे आपको देने के लिए मेरे पास पैसे है भी नहीं, और आइंदा मुझे ऐसे पैसे मत पूछना। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चले जाती है। मैंने तो सोचा ये मेरी बहन है तो कुछ भी पूछ सकता हूँ, लेकिन ये तो ऐसे पेश आ रही है जैसे ये कोई रानी हो। फिलहाल तो इसने पैसे देने से इनकार कर दिया, बाद में मुझे भी घर से निकाल देगी, क्या पता। तब तक मुझे इंतजार नहीं करना, अभी मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा, इसे ऐसे आसानी से छोड़ना नहीं। ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। हाँ, ये ठीक रहेगा, अगर मैं ऐसे ही करूँगा तो जीवन भर मुझे कोई चिंता नहीं होगा। लेकिन मुझे ये सब पहले
अपने माता पिता को बताना होगा। माँ, पापा, मुझे आप दोनों से कुछ बात करना है। हमको तो बचपन से पता है कि वर्षिनी बहुत लालची है। जैसे उसने अपनी सासू माँ को घर से भगाया है, वैसे भी हम लोगों को एक ना एक दिन जरूर भगाएगी। इसीलिए हम उसको और उसके पति को मार डालेंगे। तब तो उसका सारा जायदाद हमारा ही होगा और हमें रोकने के लिए उसकी सास भी तो घर पे नहीं है। यही अच्छा मौका है, हम खुशी से इसी घर में रह पाएंगे। बेटा, लेकिन वो तो तुम्हारी बहन है। तुम जैसे सोच रहे हो ना, वैसे कुछ नहीं होगा। तुम गलत सोच रहे हो। अरे माँ, तुम ये सब सोचोगी ना तो ऐसे ही लगेगा आपको। मैं कह रही हूँ, इन दोनों को जान से मार डालेंगे तो हम इनसे छुटकारा पाएंगे और ये सब हमारा होगा। हम इसी घर में सुख शांति से रह पाएंगे। ऐसे वो लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि उस घर की नौकरानी ये सब सुनकर मंजुला के घर में मौजूद जानकी को ये सब कह देती है। मुझे तुरंत ये बात मेरे बेटे और बहू को कह देना होगा। मगर जानकी, तुम्हारी बहू तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं करेगी। इसीलिए हमें आज रात तक इंतजार करना होगा ताकि हम इनका असली स्वरूप उसके सामने खुद दिखा पाएंगे। ठीक है मंजुला। ये फैसला करके मंजुला और जानकी दोनों वर्षिनी के घर जाकर आधी रात को छुप जाते हैं। इतने में वर्षिनी का पूरा परिवार बिना कोई आवाज करे वर्षिनी के कमरे में चले जाते हैं। वर्षिनी और उसके पति हर्षवर्धन को अच्छी नींद में देख ये उन दोनों को जान से मारने की कोशिश कर ही लेते हैं कि इतने में, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ कोई नहीं है? उसकी आवाज सुनकर वर्षिनी और हर्षवर्धन एकदम से जाग उठते हैं। बहू वर्षिनी, तुम्हारा परिवार तुम्हें खुद मारना चाहता है बेटा, और ये सब आकर तुम्हें बताऊंगी तो शायद तुम मेरी बात का यकीन कभी नहीं कर पाओगी। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे सामने ही उनका असली रूप मैं दिखा दूंगी। ये जानकर वर्षिनी बहुत बहुत दुख होती है। माँ, पापा, भैया, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कुछ कर भी पाओगे। मेरे जायदाद के लिए आपने ये सब किया, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मैंने तो सोचा कि मेरे ही तरह आपको भी खुश रहने का हक है, इसीलिए मैं तुम सबको यहाँ लाई हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ मेरे घर में खुश रह पाओ। और आपकी खुशी के लिए मैंने अपने सासू माँ को उसी के घर से भगा दिया। आप सबको तो शर्म आना चाहिए अपने आप को देखकर। अब आप इस घर में नहीं रह सकते हैं, यहाँ से चले जाइए और लौट के मत आइए। ये कहकर सुबह होते ही वो उसके परिवार को उसके घर से निकाल देती है। सासू माँ, अगर आपने मुझे कल रात बचाए नहीं होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती, और आपकी तरफ मैंने बहुत घटिया पेश आया, उसके लिए मुझे माफ कीजिए। मैं आइंदा ऐसे कभी नहीं करूँगी। बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, मुझे इतना ही बहुत है। ऐसे वर्षिनी को उसकी गलती का एहसास होता है और तब से वो उसकी सासू माँ का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। ऐसे वो सब खुश रहते हैं।